तो इसको मैं डायरेक्टली खा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसे रेसिड्यू फ्री 100% हमारा जितना भी ग्रेप्स है वो रेसिड्यू फ्री है। पूरे दुनिया में ये अंगूर जा रहे हैं दोस्तों। ये क्रिम्सन वैरायटी है और ये क्रिम्सन का 30 एकड़ का फार्म है। थॉमसन का यहाँ पे 10 एकड़ का फार्म है। अच्छे फार्मर 8 से 10 टन आराम से ले रहे हैं। आज 170 रुपीज जगह पे भाव है। 170 रुपए से आपने दिया है? क्रिम्सन इधर से लेके जा रहे लोग 170 रुपए में। इंडिया से कलर वैरायटी 0 थी। हमने उसी टाइम से तय कर लिया कि हमको ज्यादा काम कलर वैरायटी के ऊपर देना है। हमारे खुद के ब्रांड से यूरोप में जाता है, यूके में जाता है और इट इज वेल एक्सेप्टेड। अंगूर लगाने से लेके हार्वेस्टिंग और वो एक्सपोर्ट होने तक, यानी कि देश के बाहर जाने तक इनकी खुद की पूरी इकोसिस्टम है। हर साल उनका सैंपल पास हुआ है और हर साल अंगूर एक्सपोर्ट हुआ है। 99% सैंपल क्लोरोमिथ्वेट क्लोराइड CCC ये केमिकल की वजह से फेल हुए थे। 23 सैंपल टेस्ट हुए हैं, फिर भी हमारा सैंपल फेल नहीं था। 110% से 110% से। ये 500 ग्राम का है और यहाँ क्रिम्सन सीडलेस, ये देखिए मटेरियल 5 किलो नेट वेट है। नेट वेट। ये इसमें डालने से 2 महीना 3 महीना तक टिकता है। बढ़िया, फंगस नहीं लगेगा। फंगस नहीं आएगा। वेइंग सिस्टम है जो हमारा खुद का डेवलप किया हुआ है। ये नया कांटा दिख रहा है थोड़ा सा मुझे। ये नया नहीं है, हम 20 साल से यूज कर रहे हैं। इसमें मेरी काम की गरज देख के हमने डिजाइन किया कि इसको क्या करना है, ताकि हमारा एक भी पनेट अंडरवेट नहीं जाए। अगर अंगूर करना है तो छोटा बच्चा संभालने जैसा है। ये अंगूर यूरोप कैसे जा रहे हैं, यूरोप के साथ साथ पूरे दुनिया में ये अंगूर जा रहे हैं दोस्तों। आज मैं आपको इस अंगूर की पूरी इकोसिस्टम दिखाने वाला हूं। हार्वेस्टिंग कैसे होता है ये अंगूर, पैकेजिंग कैसे होता है, यूरोप तक कैसे पहुंचाए जा रहे हैं। और ये वैरायटी जो है कमाल की वैरायटी है दोस्तों। ये क्रिम्सन वैरायटी है और ये क्रिम्सन का 30 एकड़ का फार्म है। थॉमसन का यहाँ पे 10 एकड़ का फार्म है। एक जगह पे 40 एकड़ अंगूर किया जाता है। 1990 से यहाँ पे अंगूर किया जाता है दोस्तों। आज हम ऐसे गेस्ट से मिलने वाले जिनका ये फार्म है, उनके पास बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है अंगूर के बारे में और उनका खुद का एक्सपोर्ट का काम है। कभी भी अंगूर उनका एक्सपोर्ट में कम नहीं पड़ा दोस्तों। कोई भी साल में हर साल उनका सैंपल पास हुआ है और हर साल अंगूर एक्सपोर्ट हुआ है। तो बहुत ही कमाल का नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाला। और इस साल ये अंगूर क्रिम्सन जो है खास करके उनकी यहाँ से आज का रेट जो है 170 रुपए किलो जा रहा है। 150 से भी गया था, वो बोल रहे थे किलो का भाव दोस्तों। तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अंगूर की आज आपको पूरी इकोसिस्टम समझ में आएगी दोस्तों और बहुत सारी अन्य जानकारी भी आपको मिलेगी। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तुरंत कीजिएगा। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं इस अंगूर के बारे में। दोस्तों आज हम बहुत खास फार्म पे हैं और हमारे साथ प्रकाश बाफना जी है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर से हम बहुत बात करने वाले हैं अंगूर के बारे में। अंगूर का बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस इनके पास है, तो डिटेल में आपको पता चलेगा कि अंगूर की खेती, अंगूर का भविष्य, अंगूर में क्या अभी दिक्कतें चल रही है, सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। सर सबसे पहले तो बताइए आपका अंगूर के बारे में कितने सालों का एक्सपीरियंस है, आपका फार्म कहाँ पे है, थोड़े से हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, बाफना फार्म में आपका स्वागत है। बाफना फार्म लोकेशन गूगल मैप में बाफना फार्म पिलानवाड़ी डालने से आता है, जो पूना से 40 किलोमीटर है। बात करें कि ये कब से चालू किया, तो बेसिकली ये जमीन जो हमारी है वो बंजर जमीन है जिसमें कोई भी चीज उगता नहीं था जी। और हमने ये पर्टिकुलरली पर्पस था हमारा इंडस्ट्री के लिए पेपर मिल डालना था। अच्छा। और पेपर मिल के लिए हमने ये जगह सिलेक्ट की थी। तो हमने ऐसी ज़मीन देख के ली कि बारिश गिरने से पाँव को मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। और ऐसी ज़मीन में हमने जब प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया तो इसमें ये निकला कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले का ऑब्जेक्शन था। हमारे दोनों तरफ से 2 रिवर चलती है, एक बाजू से दक्षिण बाजू से हमारे पास मुड़ा मुठा है और उत्तर बाजू से हमारे पास भीमा नदी है। दोनों रिवर के बीच में का ये एरिया है। इसके लिए इधर पेपर मिल का पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसा उन्होंने करने के बाद इसका जमीन का क्या यूज करे ये खोजने के लिए हमने, हमारे पिताजी का बचपन राहु पिंपल गांव में जाने की वजह से उनका इंटरेस्ट था कि आप खेती करो। कैसे करो मुझे मालूम नहीं था। आपको भी पता नहीं था? बिल्कुल नहीं। हमने क्या किया फिर, बिकॉज भैया हम इंडस्ट्री से थे तो हमने सोचा चलो कंसल्टेंट को बुलाओ। फिर उसका सर्वे रिपोर्ट लिया, फिर वो जमीन का सॉइल एनालिसिस किया, पानी का परिस्थिति का जायजा लिया और सब करने के बाद ये डिसीजन हुआ कि इसमें अंगूर और अनार 2 चीज करते हैं। अच्छा। कैसे करते मुझे मालूम नहीं था। ओके। तो शुरू में तो बहुत तकलीफ हुई क्योंकि कौन से साल की बात है ये 1989-90 और 90 से हमारा एग्रीकल्चर चालू है, जिसमें फ्रॉम द डे 1
वी आर इन ग्रेप्स। 1990 से दोस्तों अंगूर की खेती कर रहे हैं। और ग्रेप्स करते टाइम शुरू में हमको ग्रेप के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। कंसल्टेंट के भरोसे हम लोग चल रहे थे, वहाँ बहुत तकलीफ हुआ। फिर बाद में ये पता चला कि इसको अगर हमको सक्सेसफुल करना है तो हमको खुद को ही करना पड़ेगा। बढ़िया। फिर हमने उसके ऊपर स्टडी भी किया, उसके ऊपर बहुत काम किया। हमने 2000 साल से हम लोग एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं। उसके पहले हमने कोशिश किया था रेजिन के लिए, लेकिन हमारे दोनों बाजू से रिवर होने की वजह से रात को ह्यूमिडिटी रहती है। अच्छा। और उसकी वजह से वो टाइमली सूखता नहीं है, तो कलर ब्लैक हो जाता है। मतलब अंगूर का किशमिश बनाने का आपने हाँ, सोचा तो वो पहले यहाँ पे शुरू बनेगा में तो नहीं। हमारा प्रोजेक्ट वो था कि हम किशमिश के लिए काम करेंगे। बढ़िया। लेकिन किशमिश में ये प्रॉब्लम है कि यहाँ ह्यूमिडिटी रात को रहती है, जो हमको किशमिश के लिए सूटेबल नहीं है। अच्छा। क्योंकि ड्राई नहीं होता है। फिर हमने ये एक्सपोर्ट के लिए सोचा, फिर एक्सपोर्ट के लिए वैरायटी का सोचा और उसके ऊपर फिर काम चालू किया। मतलब 2000 से आपने एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट किया, अभी 24 साल 25 साल हो गए एक्सपोर्ट चल रहा है कंटिन्यू। 2000 से हमारा एक्सपोर्ट चालू हुआ। हाँ। हमने काम तो उसके पहले चालू किया था। अच्छा। लेकिन 2000 से हम लोग खुद एक्सपोर्ट करते हैं। ओ। और उसमें पहले शुरू में महाग्रेप के थ्रू हम बेच रहे थे, और उसके बाद हमारा खुद का कोल्ड स्टोर 2006 से चालू हुआ। तब से हमारा खुद ही एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे खुद के ब्रांड से यूरोप में जाता है, UK में जाता है, और इट इज वेल एक्सेप्टेड। बाफना फार्म, बाफना एक्सपोर्ट्स, बाफना एक्सपोर्ट नाम से। इट इज इन बाफना एक्सपोर्ट्स। वाह, ग्रेट। दोस्तों, खेती का कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, बस इन्होंने सोचा, अच्छा काम किया और खेती को अच्छे तरीके से समझा, और 25 साल की ये कहानी है। तो ये जो ग्रेप्स है अभी यहाँ पे दिख रहे हैं, रेड रेड हुए हैं, मुझे ये बताइए कौन सी वैरायटी है? ये क्रिम्सन सीडलेस है। जब मैंने अंगूर में काम चालू किया तो मेरे को अलग अलग वैरायटी का कैसे काम होता है, इसकी ट्रायल के लिए एक छोटा ट्रायल प्लॉट था जिसमें अलग अलग वैरायटी का हमने प्लांटेशन किया था। और उसमें क्रिम्सन सीडलेस भी था फ्रॉम 1995। अच्छा। और जब उस टाइम में, बिकॉज हमारा खुद का एक्सपीरियंस नहीं था, तो पुराने फार्मरों से हमारा संपर्क हुआ करता था। तो उनका कहना था कि जो कलर अभी अपन यहाँ देख रहे हैं, ये कलर यूरोप में या UK में नहीं चलेगा। अच्छा, क्रिम्सन का ये कलर नहीं चलेगा, ऐसा हाँ, लोगों का ऐसा कहना था। उनका कहना था। तो हमने उस वैरायटी में ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन एक बात ऐसी हुई कि जो हम लोग ग्रेप एक्सपोर्ट करते थे केस्पैन के लिए, केस्पैन जो कंपनी है वर्ल्ड की बड़ी कंपनी है, जिसमें अंगूर का हैंडलिंग वो करते हैं, क्योंकि हर सुपरमार्केट को वो सप्लाई करते टाइम उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट लगते हैं जिसमें से ग्रेप्स है, और वो कंपनी हैंडल करती है। तो उनके जो टेक्निकल डायरेक्टर है उस टाइम के, वो हमारे यहाँ विजिट किए थे। उन्होंने ऐसे ही चलते चलते उनकी नज़र वो ट्रायल ब्लॉक के ऊपर गई जिसमें मेरा क्रिम्सन था। अच्छा। तो उन्होंने पहला सवाल किया, आपके पास तो क्रिम्सन दिख रही है इधर। हाँ, बोला है, लेकिन ये कलर चलता नहीं, ऐसा वो उनका कहना है। तो हम लोग ने इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं किया। फिर कौन बोला आपको कलर नहीं चलता है? उन्होंने फिर एक मेरे को कलर प्लेट भेजी, जो मैं आपको कोल्ड स्टोर में जाने के बाद बता देता हूँ। उसके ऊपर हमने फिर ध्यान में आया कि ये अपना गलती है कि हमने ये समझ के पीछे रह गए। तो हमने इसको 97 ये पहला साल था जहां हमने उसके ऊपर सोचना शुरू किया, क्रिम्सन के ऊपर उसका सब स्टडी किया, और फिर हमने उसका प्लांटेशन किया। प्लांटेशन करके फर्स्ट लॉट हमारा एक्सपोर्ट भी हुआ सक्सेसफुली। इट वाज वेल एक्सेप्टेड। और उसके बाद हमको ध्यान में आया, तो आज दिन में भारत से एक्सपोर्ट के लिए कम से कम 6 से 7 हजार एकड़ का प्लांटेशन हो चुका है। द बेस इज विथ द विजिट ऑफ मिस्टर जॉब फ्रॉम UK। वो उन्होंने मेरे को इधर बताया, उसके ऊपर हमने ध्यान दिया, उसके ऊपर हमने काम किया। वो हमारा जितने फार्मर आते हैं सबको हम बताते हैं, कोई चीज हमारी छुपी हुई नहीं है। हमारे पास खेती में जो भी काम करते हर काम का हर फार्मर को हम शेयर करते। अच्छा। क्योंकि वो शेयर करते टाइम हमको भी कुछ इनपुट मिलता है, जिससे हमारा भी अच्छा होता है उससे। मुझे ये बताइए, आपके पास 1995 से क्रिम्सन है, तो अभी कितने एकड़ पे क्रिम्सन है टोटल? अभी हार्वेस्टिंग के लिए 30+ एकर्स में अभी है। अच्छा। मतलब और 30 एकड़ में? हाँ, 30 एकड़ से ज्यादा ये क्रिम्सन है आपके पास। हाँ। और अभी हार्वेस्टिंग आज चालू है? चालू है दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 60% हार्वेस्ट हो चुका है। दोस्तों, आज हम आपको हार्वेस्टिंग भी दिखाने वाले हैं। अभी पीछे चल रहे हैं, वहीं पे हम जाने वाले हैं। 30 एकड़ क्रिम्सन हैंडल करना मतलब बहुत बड़ी बात है। टोटल आपकी शुरुआत में कितना एकड़ था आपके पास यहाँ पे? ये टोटल मेरे पास 100 एकड़ की जमीन है, जिसमें हमने 50 एकड़ अंगूर का प्लान किया था। अच्छा।
फिर उसमें पहले थॉमसन था, शरद सीडलेस था, ये वैरायटी थी, सोनाका थी। फिर हमने एक्सपोर्ट के लिए जब सोचना शुरू किया तो एक्सपोर्ट के लिए थॉमसन की जरूरत थी। फिर उसी टाइम में मेरा जो स्टडी हुआ उसमें ये ध्यान में आया कि वहाँ उस टाइम में 40% प्लस मार्केट था कलर वैरायटी का और 60% था व्हाइट वैरायटी का, और इंडिया से कलर वैरायटी 0 थी। अच्छा। तो हमने उसी टाइम से तय कर लिया कि हमको ज़्यादा ध्यान कलर वैरायटी के ऊपर देना है। क्योंकि हमारा यहाँ से वो जाने के लिए माल नहीं है, उस पीरियड में मार्केट खाली रहता है वहाँ। तो अभी करंट सिचुएशन में हमारे इंडिया के जो किसान है वो अंगूर की खेती कहाँ पे कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बेसिक बताइए। बेजर तो अभी नासिक एरिया, शोलापुर एरिया, सांगली एरिया, महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र के 3 पैकेट्स है जहाँ अंगूर का खेती होता है। बिकॉज अंगूर के लिए खाली जमीन, हवा, पानी इतना ही नहीं है, उसको एक्सपर्ट लेबर भी चाहिए। एग्रोनॉमिस्ट भी चाहिए। एक्सपर्ट लेबर जो है वो उस एरिया मिलते हैं। एग्रोनॉमिस्ट तो फार्मर खुद ही है। एग्रोनॉमिस्ट के लिए उसको 1 सीजन हाथ के नीचे से गया तो वो खुद ही होशियार हो जाता है, सीख जाता है। वो उल्टा सिखाता है फिर लोगों को। कई सारे कमेंट आते हैं मुझे, मतलब बिहार के लोग पूछते हैं, मेरा फार्म देख के मैं रील वगैरह डालता रहता हूँ उसकी स्टोरीज वगैरह, कि बिहार के पूछते हैं, एमपी के पूछते हैं, यूपी के पूछते हैं कि हमारे यहाँ पे अंगूर आ सकता है, आ सकता है क्या, इसके बारे में आपको क्या लगता है? अभी उसके बारे में मेरे को ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, फिर भी मेरे को नहीं लगता है कि ऐसा कोई, क्योंकि अगर यूरोप में ठंडा वातावरण है उधर भी होता है, फिर ब्राजील में भी होता है, फिर पेरू में भी होता है, चिले में भी होता है, इतनी जगह तो वर्ल्ड में हो रहा है। बहुत सारे देशों में अंगूर उगाए जाते हैं। मतलब हमारे इंडिया में अलग अलग जगह पे ट्रायल्स नहीं हुए। हाँ, अभी वो एरिया में उसका वातावरण के हिसाब से उसका प्रूनिंग टाइम ये वो सब एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज पॉसिबल। तो अभी हमारे जो फार्मर्स है महाराष्ट्र के या कुछ कर्नाटक के फार्मर है, उनको करंट सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि कलर वैरायटी में ज्यादा जाना चाहिए, व्हाइट में जाना चाहिए? अभी भी मेरे को लगता है कि कलर वैरायटी का स्कोप ज्यादा है, क्योंकि व्हाइट अभी भी हमारे पास बहुत ज्यादा प्लांटेशन है। जैसे मानिक चमन है, सुपर है, अनिष्का है, गणेश SSN है, थॉमसन है, बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे एरिया है, और अभी भी ज्यादा वो व्हाइट का है यहाँ। और एक्सपोर्टर को डिमांड सप्लाई तो कोई भी चीज है तो उसमें रहेगी, तो डिमांड के सामने सप्लाई व्हाइट का ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से नेचुरली उसको रेट कम मिलता है। आइए हार्वेस्टिंग देखते हैं। तो अभी ये हार्वेस्टिंग चल रहा है। हाँ, बढ़िया है। अभी हम बहुत सारे सवाल दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हार्वेस्टिंग कैसे हो रहा है, एक छोटा सा ट्रेलर बनाया है, ठेला जैसा बनाया है, बिकॉज ये हार्वेस्टिंग क्या जो है हमारा जो लेबर है वो उसको हार्वेस्ट करके हर टाइम नीचे रखने का, उठने का, तो वो उसको झुकने का और उठने का उतनी बार होता है, तो जिसकी वजह से वो थक जाता है। दूसरा है कि वो सब रखना चाहिए, ऐसा पटकना नहीं चाहिए, तो इसमें जगह ही नहीं है पटकने की, वो अपने आप हाथ के नीचे आ जाता है। मतलब नीचे एक फोम डाला है, एक पेपर डाला है जो उसको खराब नहीं होने देगा। अच्छा। और कैंची से काट के दिखाइए ना थोड़ा सा। तो ऐसे कैंची से सीधा काटते हैं। तो क्रिम्सन का इसमें आपको क्या लगता है, कौन सा आइडियल कलर है या ऐसा कुछ है क्या? अभी जो इतना हार्वेस्ट किया है वो सब यूरोप में चलता है। अच्छा। इसमें जो अगर पीछे छूटा है तो वो कम कलर आया हुआ, इसका क्रिम्सन वैरायटी का एक ही चीज है कि इसको एक साथ नहीं कलर आता है, 2, 3, 4 राउंड में माल निकालना पड़ता है। मतलब ये एक साथ हार्वेस्ट नहीं होगा? एक साथ नहीं, पूरा नहीं हार्वेस्ट होता है, कुछ रहता है पीछे। अच्छा, तो इसको मैं डायरेक्टली खा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि रेसिड्यू फ्री 100% हमारा जितना भी ग्रेप्स है वो रेसिड्यू फ्री है। तो रेसिड्यू फ्री के बारे में बताइए ना क्या? तो रेसिड्यू फ्री का मतलब है जो भी अंगूर हम उपज के लिए काम करते हैं तो उसमें हमको दवाई तो छिड़कनी पड़ती है, लेकिन दवाई जो हम छिड़कते हैं उसको एक प्री हार्वेस्ट इंटरवल होता है, जो दवाई छिड़कने के बाद कितने दिन से हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, बराबर, तो उसके ऊपर हम काम करते हैं बेसिकली। उसमें भी अभी गए 6-7 साल से और एक नया नॉर्म निकला है जो सुपरमार्केट ने इम्पोज किया है, जिसमें उनका कहना है कि हमको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो डिटेक्ट होते हैं वो किसी को 3 से ऊपर नहीं चाहिए, किसी को 5 के ऊपर नहीं चाहिए, और जो MRL है उसके सामने जो हमारा डिटेक्शन निकला है उसका एक परसेंटेज होता है, वो परसेंटेज की टोटल करनी है, वो टोटल शुड नॉट क्रॉस 30, शुड नॉट क्रॉस 50। ऐसा हर एक का अपना अपना नॉर्म है, बराबर। उस हिसाब से फिर उसका प्राइस भी मिलता है और उस हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होता है।
मतलब फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो रेसिड्यू फ्री मतलब इसमें से हार्वेस्टिंग के टाइम पे केमिकल का अंश खत्म हो जाता है, हो मतलब कम जाना हो चाहिए, जाता है। जितना खत्म होगा उतना बेटर है। उतना अच्छा रेट मिलेगा। 100% समझो खत्म भी नहीं हुआ तो हम्म। एक सपोज कोई भी केमिकल है, सपोज कार्बन डिजम का MRL 0.3 है हाँ। और हमारा 0.03 आया, हम्म। तो इट इज ओनली 1% अच्छा। या 10% ऐसा। और एक फार्मर के साथ साथ और भी लोग यहाँ पे देखते हैं, उनके अगर पर्सपेक्टिव से देखें हम, इसके ऊपर जो लस्टर आता है, हाँ। जो ये वैक्स आता है, लोग बोलते हैं ये केमिकल का है, इसको नो नहीं नो खाना नो नो, चाहिए, वो क्लियर कर दीजिए। ये जो भी आपको दिख रहा है ऊपर से, ये देख सकते हैं, वो दिखा दो जो भाई पास वैक्स से। जैसा दिख रहा है वो नेचुरल है और अच्छा। ये फल को सेफ रखने के लिए उसका जरूरत है। अगर ये वैक्स निकल गया तो उसका शेल्फ लाइफ कम होता है। अच्छा। तो इसका शेल्फ लाइफ जितना ज़्यादा चाहिए उतना वैक्स का जरूरत है। एंड वो एक अच्छा साइन है कि आपका हेल्दी क्रॉप है। मतलब इंटरनेट में मैंने देखा है बहुत गलतफहमी फैलती है कि भाई इसको लेके जाओ, नमक पानी में धो, ऐसा करो वैसा करो। वैसे भी हम रेसिड्यू सिंपल फ्री पानी में तो कोई भी चीज धो के लेना सबसे अच्छा है क्योंकि डस्ट भी तो हवा में होती हाँ है, वो तो है। वो आएगी, तो उसको भी धो के ही खाना अच्छा है। धोने का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इट इज नॉट कि हमने धोया नहीं और हमने खाया तो डायरेक्ट में खा तो सकते हो। नथिंग टू वरी। इसमें काफी पल्प है, ये पल्पी वैरायटी है, काफी इंटरेस्टिंग है क्रिस्पी दोस्तों। है। नाम काफी अच्छा है, क्रिम्सन। इसका सबसे ज्यादा जितना वर्ल्ड में अभी अंगूर है उसमें सबसे ज्यादा शेल्फ लाइफ इसी वैरायटी का है। बहुत सही है ये हाँ, हार्वेस्टिंग का सिस्टम। ये अपने को जो अड़चन है उसको देख के अपना अपना मॉडिफिकेशन करते हैं। जुगाड़। यही तो जुगाड़ होता है खेती का। क्या है, अगर हमारा लेबर यहाँ काम करता है और उसका सुविधा से हमने देखा तो हमारा माल सेफ रहेगा। बराबर है। अगर वो उसको हर टाइम नीचे झुकना है, फिर काटना है, फिर झुकना है, तो 100 बार झुकेगा, 101 बार ऊपर से छोड़ देगा। ऊपर से छोड़ देगा तो वो डंडे से लूज हो जाएगा, लूज हो जाएगा तो उधर से कंप्लेंट आएगी कि माल खराब आया करके। सही कहा, सही कहा। तो हमको हर प्रॉब्लम के ऊपर सोच सोच के काम करना चाहिए। ये बात तो है। आइए ऐसे घूम के चलते हैं। तो आपका 30 एकड़ का यहाँ पे फार्म है। कोई भी आम फार्मर अगर स्टार्ट करना चाहता है तो आपने कहा कि कलर वैरायटी में ज्यादा स्कोप है, कलर वैरायटी में अच्छा पैसा भी मिल सकता है। ये बात तो सही है, लेकिन आपको क्या लगता है कि मतलब पहले 1990 से लेके या अभी तक सिचुएशन खराब थी, अच्छी थी, कैसे थी? तब ज्यादा पैसा ज्यादा मिलता था कि अब मिलता है? डिपेंड्स। अभी क्या है कि मार्केट की रिक्वायरमेंट चेंज होती गई। पहले शुरू में तो हमारा एक्सपोर्ट का इतना कोई आइडिया नहीं था, इधर लोकल मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट थे। तो अंगूर ये ऐसा चीज है कि साल में भर काम करके 2 ही महीना हार्वेस्टिंग का आता है नॉर्मली, बराबर, फरवरी मार्च और मिड ऑफ अप्रैल। उसके पहले लेते हैं ऑड सीजन का, तो उसको एटमॉस्फेयर का जिसको सपोर्ट है, जैसे मालेगांव साइड में या सटाना साइड में हम जाएंगे तो उनका अर्ली प्रूनिंग रहता है, या फुलटन साइड में उनका अर्ली प्रूनिंग रहता है। तो वो कुछ गिने चुने लोग हैं जिनका थोड़ा अर्ली आता है। लेकिन एज सच 90% हमारा हार्वेस्टिंग पीरियड है फरवरी मार्च अप्रैल 15। यही होना भी चाहिए, क्लाइमेट के साथ जाएंगे तो खर्चा और कम फिर होगा। क्या होता है कि साल भर का अंगूर वो उसी पीरियड में आता है और एकदम मार्केट में माल आने की वजह से फिर रेट भी टूटते हैं। अच्छा। एक्सपोर्ट में वैसा कम होता है, वैसे एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम और अलग अलग है। किसी का रेसिड्यू की वजह से है, किसी का कोई वजह से है, लेकिन इन टोटल एक्सपोर्ट का तो 100% बेटर है। चलिए थोड़ा सा क्रिम्सन के बारे में बात करते हैं। अभी लाइन टू लाइन डिस्टेंस कितना है क्रिम्सन का? ये अभी जो अब जिधर खड़े हैं वो 10/6 है। मतलब ये ऐसे 10 है। हाँ। और प्लांट टू प्लांट 6 है। हाँ। और आइडियल क्रिम्सन के लिए क्या अंतर रहना चाहिए? 10/6 इज गुड, 10/6 रहना चाहिए। और प्लांट के लिए कौन सा रूट स्टॉक रहना चाहिए नीचे वाला? अभी हमारा जो पानी है, पानी का क्वालिटी, हाँ। जमीन का क्वालिटी, उसको हमको सजेस्ट किया गया था NRC से भी और सभी साइंटिस्ट लोगों से कि डॉगरीज इज बेटर। ओके। लेकिन अभी आजकल इसका क्रिम्सन का प्लांटेशन बहुत सारी जगह पोल्सन के ऊपर करते हैं, पोल्सन रूट स्टॉक। पोल्सन रूट स्टॉक। लेकिन मेरा तजुर्बा जो है पोल्सन एंड अपना NRC का पहले 110R आया था, इज ऑफ सिमिलर फैमिली। अच्छा। और उसमें हमको नंबर ऑफ बंचेस तो ज्यादा मिलते हैं, लेकिन साइज मिलने में कठिनाई होती है। किसमें? पोल्सन में? पोल्सन का तो मुझे अनुभव नहीं है, मुझे अनुभव है 110R का। अच्छा, मेरे पास 110R 110R का प्लॉट था। अच्छा, लेकिन 110R और पोल्सन सिमिलर फैमिली से,
अच्छा, इसीलिए आप तो बोल रहे हैं। मैं भी वो अड़चन आ सकती है, लेकिन हमारे पानी और हमारी जमीन के हिसाब से सुटेबल तो बेंगलोर डॉगरेज। बेंगलोर डॉगरेज ही है। दोस्तों ये अभी हम जो बात कर रहे हैं बेंगलोर डॉगरेज, ये क्या होता है कि यहाँ से नीचे पहले जो है वो बेंगलोर डॉगरेज लगाया जाता है। हाँ वो हाँ मार्च अप्रैल में लगाया जाता है, बराबर। मार्च अप्रैल में हम बेंगलोर डॉगरेज लगाते हैं। वो जब ग्रो करता है तो अगस्त सितंबर में हम उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करते हैं, यानी ये जो क्रिम्सन की डंडी है, हाँ स्टिक है, इस स्टिक को जो है उसमें ग्राफ्ट किया जाता है अगस्त में, और उसके बाद फिर अगले साल वो हाँ तो फल पे आता है वो। यानी कि हाँ अंगूर लगा देने के बाद 2 साल तो वेटिंग करना पड़ता है हमें। हम पर्टिकुलरली बाफना फार्म में और हमारे गुरु श्री राम डोकरे, हम्म वो दोनों का सिस्टम ऐसा है कि पहले साल हम लोग क्रॉप नहीं लेते, हम्म। पहले साल खरड़ छाटनी कर देते। अच्छा, प्लांट को रेडी प्लांट करते को हेल्दी करने के लिए। हैं। बराबर। अभी जो क्रिम्सन में ज़्यादा फेल्योर का इशू है वो क्योंकि उसमें स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज नहीं है तो वो फ्रूटफुलनेस का और उसका इशू आता है। स्टोरेज फ्रूट्स यानी कि आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन सस्टेन नहीं होते हैं अच्छा, पहले साल में आप बोल रहे पहले हैं। साल में। उसके मतलब पहले हम बेंगलोर डॉगरेज या पोल्सन जो भी रूट स्टॉक बेंगलोर लगाते हैं। डॉगरेज या पोल्सन जो रूस्टॉक लगाया उसके ऊपर ग्राफ्टिंग किया, ग्राफ्टिंग के बाद फरवरी में रिकट किया, रिकट करके हमने ग्रो किया। पौधा तैयार किया, पौधे के केन भी हो गए। लेकिन फर्स्ट मतलब 2 साल प्रूनिंग बाद जो है पहला हमारा, पहला प्रूनिंग 2 जो साल। प्रूनिंग आता है पहला प्रूनिंग, वो वो आपने प्रूनिंग हम खरड़ करते। उसमें 1 एकड़ को 2-3 टन माल निकलता है, नहीं निकलता ऐसा बट नहीं, नहीं लिया। ले लेते हैं 2-3 टन तो ले लेते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसा 8-10 टन के ऊपर नहीं जाते पहले साल, क्योंकि उसको स्टोरेज बढ़ाना है मतलब हमको। पहला अंगूर का अगर क्रिम्सन में हार्वेस्टिंग अच्छा लेना है तो तीसरे साल से स्टार्ट। तीसरे पहला से गया तैयार करने में, हाँ। दूसरा गया फिर खरड़, और तीसरे साल से स्टार्ट हो जाता है। बराबर है। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इसको जब आप ग्रो करते समय जो है नॉर्मल व्हाइट वैरायटी से हाँ। और कलर वैरायटी में क्या फर्क आपको समझ में आया ये पूरे टाइम पे? अगर हम थॉमसन के साथ कंपेयर करें, व्हाइट वैरायटी एक्सपोर्ट के लिए थॉमसन चल रही है जी, आगे देखिए। थॉमसन और क्रिम्सन, ये दोनों में मेन अंतर अगर मैं फार्मर से बात करूं ना तो मैं बोलता हूँ आपके पाव को एक रस्सी बांधो, एंगल को एक रस्सी बांधो। अच्छा। मतलब ये वैरायटी चलाना है तो हमको ज्यादा दौड़ना नहीं है, मतलब ज्यादा हमको हार्मोन का यूज नहीं करना है। हमको हार्मोन एकदम लिमिटेड चाहिए। अच्छा। इसको 8 mm बेरी साइज में 10 ppm GA का एप्लीकेशन करते हैं। वेरएज हम अगर थॉमसन में जाए तो प्री ब्लूम से लेके हरवे इसका ऑलमोस्ट 200 ग्राम तक एकड़ का GA जाना चालू हुआ है अभी। ओवर जीए इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हार्मोन स्पीजर जो है ओवर इस्तेमाल क्योंकि हो रहा है। साइज चाहिए, मार्केट को 18 mm की रिक्वायरमेंट है। 18 mm साइज नहीं होने के लिए फिर लोग तो वापरते हैं। हाँ। GA वापरेंगे, CPPO वापरेंगे, और डायमोर वापरेंगे, अलग अलग चीज। इसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया है क्योंकि इसका हमारा जो ट्रायल ब्लॉक था उसमें हमने सब ट्रायल किए हुए हैं। अच्छा। हमने जो ट्रायल ब्लॉक किया था उसमें हम हर वैरायटी के ऊपर अपने को मार्केटेबल करने के लिए कितना हार्मोन मिनिमम रिक्वायर्ड है उसका हमने फिक्स किया हुआ है। अच्छा। और ये जो हमने उस टाइम में फिक्स किया 10 ppm GA और 1/2 ml सुपर शक्ति कंबाइन, इसका एप्लीकेशन देने से 18 mm का साइज आराम से होता है, कलर आने में दिक्कत नहीं रहती है। अच्छा, आपके यहाँ पे ये जो कलर वैरायटी हो रही है इसका 5 मिनट में हमें फास्ट साल का प्रोसेस पूरा बताइए ना, कैसे कैसे होता है, मतलब खरड़ छटनी कब होती है, उसके बाद फ्रूट वाला कब होता है, और कैसे अभी प्रोसेस होता है? अपन फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए खरड़ छाटनी तक तो ऑलरेडी पहले बोल चुके। हाँ। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा नॉर्मल प्रूनिंग होता है अप्रैल का, वो अप्रैल में ही होता है जनरली। मार्च एंड अप्रैल में हम लोग उसका पहले खरड़ छाटनी करते हैं, मतलब हाँ, तो बेस कटिंग बोलते हैं उसको। वो करने के बाद हमारे को जो स्प्राउटिंग आएगा, वो स्प्राउटिंग में हम जैसा थॉमसन में सबकेन करते हैं ऐसा क्रिम्सन में भी करते हैं। सबकेन करते हैं। 7 पान के ऊपर सबकेन करते हैं। इसको हमारा जैसा थॉमसन में अपन यूज करते हैं BA यूरासिल, ऐसा इसको भी करते हैं। और बाद में इसको 15 पान में हम स्टॉप कर देते हैं। 15 पान में स्टॉप करके उसका स्टोरेज हो जाता है। और इसका पहले जो हमारा प्रूनिंग होता है करीबन 15-20 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक का हमारा प्लान है फॉर क्रिम्सन फ्रूट कटिंग। क्रिम्सन में एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है, अगर हमने लेट प्रूनिंग किया तो हमारे एरिया में कलर आने में बहुत डिफिकल्टी होती है। मतलब 15 सितंबर से 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर इज सुटेबल टाइम इंडिया, मतलब लेकिन अभी ये वेदर चेंज की वजह से कभी बारिश आता है, कभी क्या आता है, तो थोड़ा आगे पीछे करना पड़ता है। लेकिन बहुत आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि उसका फिर बाद में कलर आने को डिफिकल्टी आ रही है।
ओके। तो हम लोग 15 अक्टूबर इज द फाइनल डेट फॉर क्रिम्सन। लास्ट प्रूनिंग 15 अक्टूबर के पहले पहले उसे ख़त्म करना है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा हार्वेस्टिंग आ जाता है फरवरी में। कितना महीना लेता है? करीबन कितना time 150 लगता है दिन कि लेता है ये वैरायटी। पहला हार्वेस्टिंग के लिए? टोटल एवरेज 140 से 150 दिन तक लगता है फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए। इसमें राउंड में हमको हफ्ते हफ्ते के बाद इसको 2 बार 3 बार राउंड लेना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि जो पीछे कलर पूरा नहीं आया उसको पीछे छोड़ते हैं। शुगर तो आ जाती है लेकिन कलर कम रहता है। और वो कलर आने के लिए हमको पहला राउंड एक कलर का निकाला, दूसरा लाइट कलर का दूसरा राउंड निकाला, तीसरा राउंड फिर वापस कलर वाला निकाला और चौथा राउंड लोकल में दे दिया। तो ऐसा करके इसको फिनिश कर दे। और मुझे ये बताइए कि इसी 150 दिन में जो है पेस्टिसाइड फंजीसाइड कितना इस्तेमाल होता है और कब तक इस्तेमाल होता है? अभी जैसा आपने अगर अंगूर में बाकी चीज़ों के हिसाब से हमारा कोई ऐसा प्री प्लान नहीं है एटमॉस्फेयर के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास वेदर स्टेशन है, उसमें ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सब मालूम पड़ता है क्या परिस्थिति है, अभी कौन सा रोग आने वाला है और क्या उसको पेस्टिसाइड देना है, इसका वेटिंग पीरियड कितना है, हमको अभी सेफर कितना है। अच्छा। और मेजर आप देख रहे हैं ना, हमारे पास बायोलॉजिकल का इस्तेमाल ज़्यादा है। बायोलॉजिकल कि हमारे पास जय बायोटेक करके हमारा कंपनी है जी। तो बायोलॉजिकल में मतलब जो पीएसबी है, केएसबी है, नाइट्रोबैक्टीरिया है फॉर जमीन पर्पस के लिए, फिर ट्राइकोडर्मा जमीन में भी देते हैं, ऊपर स्प्रे में भी देते हैं। फिर 2010 में अपने पास इंडिया से जो ग्रेप गए थे वो ऑलमोस्ट 99% सैंपल क्लोरोमिक्वेट क्लोराइड CCC ये केमिकल की वजह से, लियोसिन की वजह से फेल हुए थे। लेकिन बाफना फार्म में टोटल उस टाइम में 23 प्लॉट थे, 23 सैंपल टेस्ट हुए हैं, 23 सैंपल यहाँ भी पास हुए, वहाँ भी पास हुए। हमने अक्टूबर में ड्रेंचिंग भी किया था, स्प्रे भी किया था, फिर भी हमारा सैंपल फेल नहीं था। दोस्तों इसका मतलब क्या है? देखो, जो हमारे इंडिया से बाहर अंगूर जाते हैं उसका टेस्ट होता है और उसमें रेसिड्यू जो लिमिट के अंदर होना चाहिए तब वो वहाँ पे लिया जाता है बाहर के देशों में, चाहे आप यूरोप में भेज रहे हैं, जहाँ पे भेज रहे हैं। तो 2010 में जो है, जो अभी सर ने केमिकल का नाम बताया, वो बहुत पाया गया था और वो बैन हुआ था। उसका बैन नहीं हुआ, उसका रीजन है कि उस टाइम में हम लोग इसको हार्मोन बोल के ट्रीट करते थे। अच्छा। केमिकल बोल के ट्रीट नहीं करते थे इंडिया में। बराबर। और लेकिन उनके लिस्ट में वो केमिकल में था। अच्छा, वो तो पता नहीं चला, वहाँ जाके वो फेल हुआ। ऑफ कोर्स ये जब बात है, वो पहले हर देश की अलग अलग MRL थी, बराबर। उसके बाद यूरोपियन यूनियन का एक सेंट्रलाइज हो गया। उस लिस्ट में इसको जहाँ जहाँ जिसके टेक्निकल डाटा नहीं था वो केमिकल सब डिटेक्शन लेवल में बैन हो गया। अच्छा, उनको और दैट वाज द रीजन ये सब सैंपल फेल हो गए। बराबर। सेफ्टी पर्पस के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से इट वाज नॉट एट ऑल रॉन्ग। उसका 1 ppm का सेफ्टी है और 0.05 का उसका लेवल दिया था डिटेक्शन का, और 0.05 के ऊपर के हर सैंपल को फेल किया। हमारा 0.05 से नीचे क्यों आया कि वी यूज बायोलॉजिकल, और हमारे पास उसको डिग्रेड करने की हमारी खुद की मेथड है। अच्छा। जो केमिकल हम यूज करते हैं उसको टाइमली उसको डिग्रेड भी करते हैं वापस, ताकि हमारे डिटेक्शन एकदम कम पैमाने में आए। और यही रीजन है जिसके लिए परसों NRC ग्रेप्स का एक समिट था जिसमें मुझे बुलाया था और उन्होंने मेरा एक्सपीरियंस के लिए पूछा था कि भाई 25 साल हो गए एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 25 साल में 23 प्लॉट होके एक भी सैंपल फेल नहीं, उसका क्या वजह है? हमेशा एक्सपोर्ट हो रहा है। हाँ, अभी तक एक भी सैंपल कभी फेल नहीं हुआ, तो क्या रीजन है? तो ऐसे ही मजाक में तो एक केमिकल वाले को बोल दिया आपने, शायद केमिकल की जगह पानी दिया होगा इसके लिए हुआ, लेकिन वैसा नहीं है। इट इज बिकॉज वी आर हैविंग द टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द केमिकल्स बाय यूजिंग बायोलॉजिकल। बढ़िया है, मतलब खाने के लिए सेफ भी है, 110% सेफ, 110% सेफ। अच्छा, मुझे यहाँ पे बताइए इरिगेशन पर इन बिटवीन इसमें ये बताना चाहूंगा कि 2010 में जो इशू हुआ उसके बाद असदा सुपरमार्केट की टेक्निकल टीम 17 मार्च फिक्स डेट थी, 5 साल खाली स्टडी करने को आते थे कि बाफना फार्म के सैंपल फेल क्यों नहीं हुए। मतलब हर साल पास हो रहे हैं। 5 साल उन्होंने इसको स्टडी किया। दे वांटेड टू टेक इट टू द वर्ल्ड कि ये प्रैक्टिस करो ताकि आपका केमिकल का अंश खत्म हो जाएगा, खत्म होगा और सेफ रहेगा। बढ़िया बढ़िया। एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पे आप इरिगेशन इसको रेगुलरली कैसे करते हैं क्रिम्सन को? क्रिम्सन को थोड़ा पानी का रिक्वायरमेंट थॉमसन से थोड़ा ज़्यादा है जी। अभी हमारे पास जितना भी प्लॉट है उसमें जो बेड के ऊपर आपको एक ड्रिप लाइन दिखेगी, एक ही है, एक सेंटर में है, वो सब सरफेस है। वही मैं सोच रहा हूँ कि और दो इसको लाइन है, मतलब
एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और 2 लाइन के बीच में सेंटर में सब सरफेस जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर एक है। हाँ, अच्छा। तो क्योंकि बारिश में रूट्स उधर तक जाते हैं, हाँ लेकिन उसके बाद उसको पानी नहीं मिलने से मर जाते हैं। हाँ। तो हमने ये सोचा कि इसको अगर ज्यादा हेल्दी रखना है तो हमने 2 जगह पानी का व्यवस्था किया है। ओ, एक तो ऊपर से ये एक अंदर से एक भी है। ऊपर से और एक उधर से, उसको हफ्ते में 1 बार पानी देते, इसको अल्टरनेट दे पानी देते। ये दोस्तों हाँ। देखिए, ये सिस्टम है कि पानी का इरिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं भी सीख रहा हूँ 2 सालों से पिछले, इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ, अंगूर के खेत में। इरिगेशन इज आपके हर आदमी का जमीन और वातावरण इसके हिसाब से अपना अपना सेटरेट करना पड़ेगा। इट इज नॉट ए थंब रूल। हाँ, ये बात हाँ, सही कहा। ये नहीं है कि भाई रिकॉर्ड में लिखा और वैसा मैंने किया तो सक्सेस होगा। नहीं, हर सॉइल अलग अलग है। सॉइल हर एक की अलग है, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर भी अलग अलग है। आपने खरपतवार क्यों नहीं निकाला, घास क्यों नहीं निकाली? अभी इसमें कैसा है कि हम लोग क्रिम्सन पर्टिकुलरली उसको कलर आने के लिए सनलाइट की जरूरत है, ह्यूमिडिटी की जरूरत है। तो खरपतवार होने से थोड़ी ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा। हाँ, और वो कोई अपने को नुकसान तो नहीं करती है। बराबर। पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूँ किसान भाई बोल रहे हैं कि अंगूर की खेती नुकसान वाली और कुराड़ी से काट के फेंक दे रहे और क्षेत्र कम होता जा रहा है। इसकी क्या वजह है? जो मार्केट की डिमांड है हाँ। और हमारा सप्लाई है, इसमें हम लोग का स्टडी कम पड़ रहा है। अच्छा। हम क्या कर रहे हैं, हम जो बना रहे हैं वो बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और मेरा अपना फार्म में ये सोच है कि मार्केट की मांग क्या है और हमने क्या बनाना चाहिए। एंड दैट वाज द रीजन। हम पहले हमारे पास फैंटेसी थी। फैंटेसी जब तक सीसीसी था तब तक हमारे को 8-10 टन प्रोडक्शन आता था। सीसीसी का यूज बंद होने के बाद उसका प्रोडक्शन कम हो गया। तो अल्टरनेटली वी वेंट ऑन क्रिम्सन। क्रिम्सन के पहले भी मेरे पास कलर ही वैरायटी थी मेजर। अच्छा, यही स्टोरेज अपना? हाँ, ये अपना को स्टोर है। अच्छा। वहाँ से मटेरियल अनलोडिंग का है। अच्छा। आदमी का जाने का ये अभी वाला जो ट्रैक्टर भर के आया इधर से? हाँ, ये ट्रैक्टर उधर दिखा दो खाली भाई करके अभी पीछे। वापस जा रहा है। अच्छा, वहाँ पे अंगूर पूरा खाली किया। हाँ। आइए अंदर चलते हैं। जैसे अभी हमारी वही बात हो रही थी कि अगर मार्केट के हिसाब से हमें उगाना है तो फिर खर्चा बढ़ता है, किसान भाई बोलते हैं, और हमें पैसा उतना नहीं मिल पाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? यही है कि डिमांड और सप्लाई का हर एक आदमी ने सोचना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम अंगूर खेत से यूरोप कैसे जाता है, यहाँ पे 25-30 सालों से यहाँ से जा रहा है, तो बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। 1 साल भी सैंपल रिजेक्ट नहीं हुआ है, केमिकल का अंश नहीं मिला है, तो इनका प्रैक्टिस ना एकदम ललन टॉप आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे अंदर अभी पूरा पैकेजिंग हो रहा है, गाड़ियां भर के जा रही है, ये सब कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन मैं अंगूर के एरिया में जब घूमता हूं तो मुझे किसान भाई बोलते हैं कि संतोष भाई, हम एक्सपोर्ट के लिए कर ही नहीं सकते, हम बस सफेद वाला अंगूर करेंगे, लोकल में ही करेंगे। तो सर, ऐसी मानसिकता क्यों है, क्यों बदल नहीं रहे लोग? सर, हर आदमी ने पहले हर चीज के लिए सोचना चाहिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये हमारा खेती का सब्जेक्ट नहीं था। हाँ। फिर भी हम लोग इधर तक पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? मार्केट की जरूरत क्या है, काम करने की जरूरत क्या है, केमिकल कैसे वापरना चाहिए, उसका रेसिड्यू में आपको सैंपल पास होने के लिए क्या प्लान करना चाहिए, उसका हर टाइम में, हर क्षण में हमारे दिमाग में ये चीज घूमनी चाहिए। ऐसा नहीं है बाजू वाले ने ये स्प्रे कर दिया इसके लिए मैंने भी कर दिया। नो, कि हमको ये अभी वातावरण है, इसमें डाउनी का प्रादुर्भाव होने की शक्यता है, पाउडरी की शक्यता है, तो उसमें हमको लिस्ट ऑफ केमिकल है एनेक्सर 5 में, तो उसमें से मैंने कौन सा यूज करना है। अच्छा। तो हमको इसका अपना खुद का एक स्टडी करना पड़ता है कि मेरे पास में अगर मैंने ये दवाई छिड़की है तो इसका सैंपल हार्वेस्ट होने के टाइम इसका वैल्यू कितना आएगा, रेसिड्यू वैल्यू। ये सैंपल पास होगा, पीएचआई फॉलो करोगे तो सैंपल पास होने का कोई डर नहीं है। लेकिन आज के दिन में अभी आगे की सोच है, आगे सुपरमार्केट की रिक्वायरमेंट है, हमको मैक्सिमम 5 मॉलिक्यूल डिटेक्शन चाहिए। हमने तो 40 मॉलिक्यूल यूज किए, मतलब 35 मॉलिक्यूल हमको डिग्रेड करने हैं, बहुत ज्यादा हो गए। फिर हमारे पास कोई सुपरमार्केट की रिक्वायरमेंट, हमको 3 ही सैंपल चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि हमको टोटल नंबर ऑफ जो अपने केमिकल डिटेक्ट हुए हैं उसका समझो MRL 1 ppm है और 0.3 आपको मिला है तो 3% हो गया। तो ऐसा परसेंटेज की एक टोटल करनी है, तो टोटल 30 के ऊपर नहीं क्रॉस होनी है। मतलब कि अगर कोई भी फार्मर अंगूर को एक्सपोर्ट करना चाहता है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ज्यादा कोई नहीं, खाली अपने को स्टडी करके काम की जरूरत देख के हमको विचार करके काम करना है। हाँ। उसमें साइंटिफिकली बहुत सपोर्ट है आज NRC का।
हाँ। एनआरसी से अपने को सब चीज मिलती है, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं होती। उसके अलावा हमको खुद का भी सोचना है कि हमको क्या मार्केट टारगेट करना है। एनआरसी मतलब नेशनल नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, हाँ। और लकीली वो पुणे में ही है। तो दोस्तों आप रिसर्च सेंटर में जाके भी जानकारी ले सकते हैं कि एक्सपोर्ट के अंगूर हमें कैसे बनाना है, क्योंकि अगर हम देखिए जमाने के अनुसार हम नहीं टिके रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं छूट जाएंगे पैसा कमाने से। हाँ, अगर हमको अपने माल का अच्छा पैसा करना है तो हमको क्वालिटी भी बनाना है। और क्वालिटी मतलब एस्थेटिक लुक खाली क्वालिटी नहीं होता है, खाने के लिए इसका कीपिंग क्वालिटी, इसका अगर अपने यहाँ से हार्वेस्ट आज किया है तो 30-35 डेज तो ट्रांसपोर्टेशन का लग जाता है, फिर उधर भी उसको बेचने के लिए महीना 2 महीना टाइम चाहिए। वो ऐसा ऑल ऑफ ए सडन बेच भी नहीं सकता है, वो कोल्ड स्टोर में प्रिजर्व करता है। जैसा सुपरमार्केट को ऑर्डर आता है डे बेसिस के ऊपर उसको सप्लाई करता है, फिर वो सेल होने के बाद उसका सेल नोट बनता है, फिर अपने को पैसा आता है। मान लीजिए पुराना फार्मर है जो पुराने वैरायटी में फंसा हुआ है, उसका प्लांट अच्छा नहीं है, वो अटका हुआ है, अगर वो नए कलर वैरायटी में आना चाहता है या एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो जानकारी कहाँ से सीखे ये सब चीजें? ये सब चीजें तो एनआरसी में, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स में तो अवेलेबल है, लेकिन उसके अलावा आपको आपके फील्ड में, आपके एरिया में एटमॉस्फेयर क्या है, रेनफॉल कैसा है, ये ह्यूमिडिटी कैसे है, इसका सबका स्टडी अपने को डे टू डे करते रहना, क्योंकि रोज चेंज हो रहा है ना। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमने 10 साल पहले किया वो आज एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। हर बार पेपर नया है होगा, हर बार इसको सोचते रहना पड़ेगा। लेकिन अंगूर एक ही चीज ऐसी है कि आदमी को अलर्ट रखता है। अगर किसी को खेती करना है, भले उसको काम की वजह से ज्यादा नहीं कर सकता है, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं करता है, फिर भी 1 एकड़ करेगा तो उसके बाकी के दूसरे क्रॉप है वो भी सक्सेसफुल होगी, क्योंकि इसमें अलर्ट रहेगा, इसमें ज्यादा सीखेगा। क्यों? इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मेरा यहाँ से एक 7 किलोमीटर के ऊपर गन्ने का फार्म है, जिसमें हमने लेवल करने के बाद हमारे गाय के फॉडर के लिए हमने मक्का लगाया। हर किसान बोलता है कि मक्का के बाद शुगर केन अच्छा नहीं आएगा, मक्का के ऊपर मक्का भी नहीं आएगा, लेकिन हमने मक्का के ऊपर मक्का 5 बार लिया। पहली बार से दूसरा बेटर था, दूसरी बार से तीसरा बेटर था, तीसरी बार से पांचवा फाइनल वाज मच बेटर देन द फर्स्ट वन। तो उसका रीजन क्या है कि हर हार्वेस्टिंग के बाद सॉइल सैंपल लिया, सॉइल चेक किया, सॉइल में क्या कमी है उसकी फुलफिल करी, वो मेज क्रॉप के लिए क्या जरूरत है उसको नक्की किया, उसके हिसाब से उसको न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट किया, तो अच्छा हो गया। और उसके बाद अभी शुगर केन लगाया है, दैट इज ऑल्सो गुड। तो एजुकेशन मेन मुद्दा लगता है। एजुकेशन तो हर आदमी को, तो जिंदगी में जीना है तो 2 बार खाना है, तो खाने के लिए तो मदर 1 बार सिखाती है, बाकी तो अपने आप ही करते हैं ना। उसको वापस थोड़ी सिखाना पड़ता है। हाँ, ऐसा ही है, सेम है, इसमें कोई नहीं। एक बार आपको लग गया, उसका आइडिया आ गया तो अपने आप खुद करोगे। मैं खुद एसएससी पास आदमी हूँ और मैं कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं दुनिया कर सकती। अच्छा, तो यहाँ पे क्रिम्सन का ये सैंपल है आपने जो बताया। हाँ, जो मैंने उधर फील्ड में भी बताया था। क्रिम्सन जैसे वैरायटी मेरे पास फैंटेसी थी, क्रिम्सन थी, एटम रॉयल थी, मांजरी नवीन थी, थॉमसन थी, शरद थी, सोनाका थी, इतने सारे वैरायटी का मैंने काम किया है। और उसमें मार्केट के डिमांड के हिसाब से मैं बदलते गया कि मार्केट में क्या चाहिए। तो जब हमने एक्सपोर्ट का प्लानिंग किया, पहले तो लोकल मार्केट का करते थे, फिर बेदाना का करते थे। बेदाना वाज अनसक्सेसफुल क्योंकि हमारे पास दोनों बाजू से रिवर है, रात को ह्यूमिडिटी रहती है, टाइमली सूखता नहीं है। तो फिर फाइनली हमने जो एक्सपोर्ट किया था फैंटेसी और थॉमसन, ये मेजर था मेरा। और फैंटेसी हमारे एरिया में, इंडिया में सबसे बेस्ट फैंटेसी वाज सपोज टू बी बाफना पाम, और उसकी वजह से यूरोप के लोग इधर तक आते थे। आजू बाजू में ग्रेप्स नहीं है फिर भी आते थे। they used to come। हाँ, सोच सकते हैं आप 30 एकड़ यहाँ पे अभी 2025 में अभी हार्वेस्टिंग चल रहा है। 30 एकड़ क्रिम्सन दोस्तों, इतना हैंडल करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फार्मर 2 एकड़ 3 एकड़ करने में ही हालत खराब हो जाती है और नया कुछ अडॉप्ट करने में सालों चले जाते हैं। तो आइए हम तुरंत अंदर चलते हैं और अंदर हमें प्रोसेस बताइए कि कैसे यूरोप अंगूर जाता है। तो नमस्ते किसान भाइयों, हमने अभी बगीचा में राउंड मार के अभी कोल्ड स्टोर में आए, जहाँ अपना यूरोप के लिए पैकिंग होता है जी। ये जो एरिया है, ये इसको होल्डिंग एरिया बोलते हैं, जहाँ अंगूर बगीचे से आया हुआ पहले इधर उतरता है, वो कांटे पे जाता है। वो अगर हमने ये काटा तो हमारी जरूरत अभी नहीं है, क्योंकि हम कोई बाहर से माल नहीं खरीद रहे। अच्छा। हमारा खुद का ही पैकिंग करते हैं। अदरवाइज भी अगर नियम के हिसाब से उनको
वे ब्रिज कांटे की व्यवस्था जरूरी है। तो यहाँ पे आता है जो भी आपका क्रिम्सन थॉमसन है। ये क्रिम्सन और थॉमसन। अच्छा, ये क्रिम्सन है। हाँ, तो इसमें क्रिम्सन का आपको बाकी स्टोरी तो पहले बताया मैंने। हम लोग 2000 साल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 2006 से हमारा खुद का पैक हाउस है और 2006 से हम हमारे खुद के ब्रांड से यूरोप में एक्सपोर्ट करते हैं, बाफना एक्सपोर्ट के नाम से। तो इसमें अंगूर में आधा किलो के पनेट में 2 वैरायटी देने का हम 25 साल से काम कर रहे हैं। अभी तो बहुत लोग कर रहे हैं, उस टाइम में कोई नहीं करता था क्योंकि लेबर का जॉब है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो प्रोसेस बताइए ना, सबसे तो पहले यहाँ पे क्या ये होता है? जो बगीचे में से आया है, हाँ। इसको हम लोग इधर क्लीनिंग करते, खाली क्लीनिंग वाला है, जैसा डंडा निकालने का है, खराब मनी निकालने का है, छोटा मनी निकालने का है। हाँ। उसके बाद आगे सॉर्टिंग होगा यूरोप के लिए और दूसरे मार्केट के लिए। अच्छा, क्योंकि अब ये सेकंड राउंड का माल है जिसमें हमारा पूरा कलर आया हुआ यूरोप जाएगा, कम कलर आया हुआ लोकल मार्केट में जाएगा। अच्छा, ऐसे होता है। हाँ, मतलब यहाँ पे पूरा। लेकिन जैसा एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सिमिलर काम लोकल के लिए भी करते हैं। अच्छा, बिल्कुल कोई वैसा बदलाव ही नहीं। पनेट पैकिंग, वैसा ही सिस्टम। दिखाइए ना थोड़ा कैसे हो रहा है। अच्छा, ये काटा है। ये वेइंग सिस्टम है जो हमारा खुद का डेवलप किया हुआ है। ये हमारी गरज क्यों पड़ी, जो हम शुरू में हम एक्सपोर्ट करते थे इंडिविजुअल वजन करके, तो उधर से रिमार्क आता था, सम पनेट फाउंड अंडरवेट, उसको कोई मोज माप नहीं। और जुलाई में हमारा सेल लोड बनेगा, उसमें हमारा पैसा कटता था। तो उसके लिए हमने सोचा कि ये क्यों होता है, क्योंकि यूरोप में अगर हमको 500 ग्राम पैकिंग देना है तो 499 आना तो ऑफेंस है। ये ऑफेंस की वजह से वो लोग भी स्ट्रिक्ट है वजन के बारे में। तो हमने क्या किया है, इसको, ये नया काटा दिख रहा है थोड़ा सा मुझे। ये नया नहीं है, हम 20 साल से यूज कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा आज तक। हाँ, कि किसी 1, के पास 2, नहीं 3, 4, 5, 6 12 स्केल का मिलके एक स्केल है, 12 का मिलके टोटल करता है। 550 मिनिमम दिया है, 20 ग्राम का टॉलरेंस दिया है। अच्छा। तो ये 553 लास्ट वेट हुआ। ये हर एक का वजन वो लाइट लगता है, वो लाइट लग गया, उसको उठा के उसमें डालना है बस। मतलब ये रेड लाइट 2 लगा तो यहाँ 2 का मतलब 2 है, वो मेन और ये 3 अच्छा। लगा तो 3, इसमें 3 लग गया, 3 रखना है। अच्छा। तो वो 550 ग्राम वजन हो गया। 550 इसमें वजन कुछ नहीं करना है, हाँ। कैंची नहीं चलाना है, कुछ नहीं करना। रेड लाइट दिखेगा। रेड लाइट दिखेगा, उसको जो लाइट लगी उसके हिसाब से उसमें खाली उठा के रखना है। वाह, गजब का तो सिस्टम है ये तो। जो है वेइंग स्केल का हमारा खुद का कंपनी है, सैंसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा। मेरा छोटा भाई वो काम करता है। अच्छा। तो इसमें मेरी काम की गरज देख के हमने डिजाइन किया कि इसको क्या करना है, अच्छा, ताकि हमारा एक भी पनेट अंडरवेट नहीं जाए। एक दिखाइए ना पनेट पैकिंग किया हुआ मुझे। आपने अच्छा, यहाँ से पनेट आगे जाता है। यहाँ से आगे पैकिंग में जाएगा। ये अभी देखिए लोकल दोस्तों। मार्केट के लिए पैकिंग है। ये कितना 500 ग्राम का है? 500 ग्राम वजन है, लेकिन एक्सपोर्ट के जैसा ही पैकिंग होगा उसका भी। अच्छा, इसके ये ऊपर सारा- लोकल का पैकिंग चल रहा है अभी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये जो पैकिंग है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ, इसके ऊपर ब्रांडिंग भी देख सकते हैं किस तरीके से किया है। बाफना एक्सपोर्ट्स, ये 500 ग्राम का है। और यहाँ क्रिम्सन सीडलेस, ये देखिए, मतलब लोकल के लिए भी जाएगा, इतना बढ़िया जाएगा। हाँ, बाहर भी जाएगा तो ऐसे ही ऐसा जाएगा। ही जाएगा, सिमिलर, एकदम सेम, कोई फर्क नहीं। खाली कलर वेरिएशन इसमें चलेगा, उसमें नहीं चलेगा। ये थोड़ा कम दाम में बिकेगा। अच्छा, बट खाने में क्वालिटी वही, खाने शुगर में वही। वैसा की वैसा, कोई फर्क नहीं। शुगर रख दो यहाँ पे। सेम, सब चीज एकदम सेम है। आइए बाकी उस कोई साइड में फर्क चलते हैं थोड़ा सा। नहीं। दिखने में खाली कलर का फर्क है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये कितना 1-2 महीना चलता है आपका हार्वेस्टिंग? ये हम लोग 15 फरवरी में पैकिंग चालू करते हैं, हाँ। मटेरियल खत्म होने तक। हाँ। नॉर्मली अप्रैल फर्स्ट वीक में खत्म होता है, लेकिन अभी ये साल 20 मार्च तक खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये खुद की इकोसिस्टम क्यों खड़ा करना पड़ा आपको? बस ये अपनी चाह है अच्छा काम करने की। अच्छा, तो खुद का 30 एकड़ के लिए फायदेमंद है या बाहर से भी लेना ये पड़ता टोटल हमारा अंगूर का एरिया 50 एकड़ का था। अच्छा। मतलब क्रिम्सन और थॉमसन दोनों भी है ना। है? बढ़िया। क्रिम्सन ही 30 एकड़ है। तो ये जो अभी पैक किए हुए बॉक्सेस हैं, हाँ, ये इसके ऊपर भी ब्रांडिंग है आपका? इसके ऊपर ब्रांडिंग है ना। हाँ। कंपनी का नाम है पीपी बाफना वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, तो ये अभी कंपनी का नाम है। इसमें कितने बाफना पनेट है एक एक्सपोर्ट। में? ये 10 पनेट 5 किलो वजन। अच्छा, इसमें 10 पनेट है अभी। हाँ, और मटेरियल 5 किलो 5 है। किलो नेट वेट है। नेट वेट, पनेट बिनेट सब छोड़ के। मतलब 5 किलो का वो पैसा देंगे जहाँ पे भी हाँ, जाएगा। जहाँ पे जाएगा, लेकिन इसका वजन जो हमारा जाएगा अप्रोक्सीमेटली 5,300 5,400 तक जाएगा नेट वेट।
बढ़िया है। और 550 से 570 तक लेते हैं। 530 ग्राम तो पनेट के साथ वजन है। हाँ। 30 ग्राम पनेट छोड़ दो, 500 ग्राम रह गया। इसमें पेपर किस चीज का डाला जा रहा है ये सल्फर पैड है। ये मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का स्लोली रिलीज करता है ताकि फंगस नहीं आए। अच्छा, ये सल्फर पैड है। हाँ, तो ये डालना ग्रेप पड़ता गार्ड है। बोलते हैं इसको। हाँ। ड्यूअल रिलीज है। हाँ। और ये इसमें डालने से 2 महीना 3 महीना तक टिकता है। बढ़िया, फंगस नहीं लगेगा। फंगस नहीं आएगा। तो ऊपर की तरफ डाला जाएगा वो? या ऊपर से डालेंगे पैकिंग करने के बाद। मतलब वो पनेट उसमें डाल दिए, पनेट डालने के बाद डाइऑक्साइड उसमें रिलीज करते रहेगा स्लोली, एकदम माइन्यूट, ताकि इसमें कोई फंगस नहीं डेवलप हो। तो इसके बाद क्या होता है आगे का प्रोसेस? इसके बाद ये रैंडमली हम लोग यहाँ QC बोलेंगे इसको, क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा। जिसमें हम लोग बॉक्स का सब ये टेयर वेट निकाल के ये वजन है। अच्छा। ये बॉक्स का सब मटेरियल है वो बात कर दिया, जीरो हो गया। अच्छा। फिर ये बॉक्स उठा के इसमें रखते हैं ताकि कंफर्मेशन की बराबर है कि हाँ, नहीं। कि हमारा कोई अंडरवेट एक भी नहीं जाए, क्योंकि इट इज ऑफेंस। अगर अंडरवेट गया, अंडरवेट उधर 500 ग्राम लिखा और 499 ग्राम भर गया, मतलब 1 ग्राम भी कम नहीं जाना नहीं चाहिए हमको। 510 चलेगा, ऊपर चलेगा लेकिन कम नहीं सो देना। यू कैन सी इंक्लूडिंग पनेट, इसका वजन अगर हम रैंडमली चेक किया सारा का सारा हाँ, तो 552 पनेट के साथ में 530 ग्राम मिनिमम रिक्वायरमेंट है। 530 प्लस रहना हाँ, चाहिए, क्योंकि वो भरते टाइम 2 छूटा मनी है तो भी निकालना पड़ता है। बराबर तो बराबर। वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहला। इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे ये शुगर चेक करने के लिए भी रेफ्रेक्टोमीटर भी रखा है। रिफ्रैक्टोमीटर है, ये देखिए दोस्तों, इससे रैंडमली वो शुगर भी चेक करेंगे। इसके ऊपर अंगूर का रस डाला जाता है और इसको ऐसे इसमें से देखा जाता है। ऐसे देखने के बाद इसमें जो है नंबर आपको पता चलता है कि कितना शुगर रिक्वायरमेंट होता है क्रिम्सन के लिए। उनका तो नॉर्म्स के हिसाब से 16 प्लस चाहिए, हमारा 18 प्लस है। अरे वाह, उसमें भी प्लस ही आप। हाँ, प्लस कोई भी मतलब देखिए, हमारा जो माल जाता है हाँ। वो सेल पर्पस के लिए जाता है, इट इज ऑन सेल। तो उधर QC में, क्वालिटी कंट्रोल में एक्सेप्ट होना चाहिए जी। चलिए बाहर माल चलते हैं। बिकते टाइम वो आगे देखने अच्छा, का। आगे देखते हैं। हाँ। तो अभी ये समझो, आपने उधर देखा, अभी सुबह का टाइम है, अभी तक पैकिंग जस्ट चालू हुआ है। हाँ। तो इसमें अभी पैक्ड ये नहीं है, लेकिन इसके बाद ये पैलेट पैक होने के बाद यहाँ रखा जाता है। यहाँ क्यों रखा जाएगा? ये प्री कूलिंग यूनिट है। वो बहुत ठंडा है तो। जिसमें ये तो अभी बंद है, नहीं तो 0 डिग्री में चलता है। इसमें क्या करते हैं कि ये पैलेट ये ऐसा लगाया, हाँ। ये ऊपर से ये पर्दा डाल दिया, हाँ। साइड से नीचे से पैलेट को बंद कर दिया, ये जो खुली जगह है उसको, बराबर। तो वो जो भी हवा है बॉक्स के थ्रू पास होती है। हाँ। वो वहां से वो हवा छोड़ता है। हाँ। और प्रेशर डेवलप होता है और वो अंदर उल्टा हवा जाता है, गर्म लेके अंदर जाता है। यहाँ पूरा ठंडा रहेगा। ये ठंडा रहता है, ये गर्म हवा खींच लेता है और ठंडा करके वापस छोड़ता है। बढ़िया बढ़िया। तो ये 5-6 घंटे में जो अपना 25 डिग्री टेम्परेचर का बेरी है, हाँ। वो 0 डिग्री पे आ जाएगा। तो कितने दिन तक खराब नहीं होगा? फिर ये आगे जाके कोल्ड स्टोर में हमको मेंटेन करना है। जब तक हम कोल्ड चेन में मेंटेन रखेंगे, हमारा खराब नहीं होगा। हाँ। जनरली हमारा माल है, शेल्फ लाइफ सबसे अच्छा है। अच्छा। इसके लिए हमारा बहुत लेट तक चलता है। ओह। हमारा माल कभी खराब नहीं होता है। मतलब जून तक भी रहेगा? हाँ, उधर सेल होने तक जून तक भी सेल करते, कोई मतलब प्रॉब्लम आप यहाँ से भेज स्टॉक करेंगे तो स्टॉक वो भेज सकते हैं? यहाँ हम लोग कोई स्टॉक नहीं करते। ऐसा कंटेनर पैक हो गया तो डिस्पैच कर देते, क्योंकि वहाँ कब जरूरत पड़ेगी तब माल नहीं होगा। तो 1 महीना तो ट्रैवल टाइम है ना। हाँ, ये बात भी है। तो ट्रैवलिंग कैसे होता अभी है? उसका जरूरत कभी निकलेगा, वो कैसे 1 महीने के बाद का असर कर सकते। बराबर। मान लीजिए डिमांड सप्लाई है, दुनिया भर का माल आता है उधर, बराबर पूरे वर्ल्ड से माल आता है। उसमें अंगूर का जो स्लॉट है वो खाली नहीं रहना चाहिए ना। हाँ। तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग वहाँ डिस्पैच करने के बाद वहाँ पैक हाउस में, वहाँ के कोल्ड स्टोर में रखते हैं। यहाँ आपके कोल्ड स्टोर से कौन से रिफर्ड कंटेनर में यहाँ से जाएगा, कंटेनर फिर शिप में जाएगा। कौन सी? JNPT मुंबई? हाँ, JNPT मुंबई में जाता है यहाँ से। हाँ। वहाँ से मर्क है या कोई भी शिपिंग लाइन है, उसमें वो हाँ। रिफर्ड कंटेनर लोड होता है। बराबर। कंटेनर के समेत जाता वो भी है। कंटेनर ठंडा रखता है? कंटेनर यहाँ अपने पैक करते टाइम उसको भी कूलिंग सिस्टम है। अच्छा। वो ठंडा ही रहता है। ओह। वो एज इट इज लास्ट तक उसका जीरो पे जीरो। उसमें डाटा लॉगर लगाते हैं। तो वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन वो अगर किधर उसका बंद हो गया तो उसका भी अपने को समझता है। हाँ, मतलब उसने गड़बड़ किया तो हमें पता चला। इंश्योरेंस इंश्योरेंस रहता है? इंश्योरेंस रहता है उसका, बेस्ट क्योंकि बेस्ट। दूर जाता है ना।
यूरोप में जाने के लिए 40 दिन लगता है, अभी रेड सी बंद अभी है। बिकॉज हाँ, क्योंकि हमारा पहले तो जो जाता था 25 दिन में जाता था। हाँ। अभी फिलहाल तो भी 35 केप टाउन 40 से घूम के 45 जा दिन रहा है। लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टीमर लाइन, कौन सा लाइन से जा रहा है। हाँ, ये किसी का फट जाता है, किसी का थोड़ा स्लो जाता है, कौन बीच में रुकता है। तो ये जब 40 दिन समंदर से मतलब सी से ट्रैवल करता है, तो ट्रैवल करते समय वो कंटेनर में कितना टेम्परेचर पे मेंटेन रहता है? ये 1 डिग्री में सेट किया हुआ रहता है। 1 डिग्री पे रहेगा। हाँ, उनका। अच्छा। अपना इधर अभी देखिए 0.3 डिग्री टेम्परेचर है, हाँ। 99.7 डिग्री ह्यूमिडिटी है। अच्छा, हमको ह्यूमिडिटी रहने से उसका डिहाइड्रेशन नहीं होता है, Shrink नहीं होता। नहीं होता है, तो सूखता नहीं है, अच्छा। वो मेंटेन रहता है। तो यहाँ fresh। से अंगूर वो 1 महीना कंटेनर में रहेगा, 1 महीने बाद वहां पे खाने के लिए निकालेंगे तो 4-5 दिन तो चलेगा कि नहीं? नहीं, वो महीना भर चलेगा अगर, क्योंकि अभी यूरोप जाता है, यूरोप में टेम्परेचर नहीं है, बराबर। हाँ, यूरोप में हॉट एयर नहीं है, बराबर है। तो वो ऐसे भी एटमॉस्फेयर भी अच्छा है उनका, और उनका सिस्टम ही सेल का सब कंट्रोल टेम्परेचर में है, वाह, क्योंकि वो सुपरमार्केट में आइए इधर बाहर अभी से। कोल्ड स्टोर में जाएगा। दिखाइए ना। तो कि ये इतना बड़ा सिस्टम तो आम किसान नहीं कर सकता है। नहीं नहीं नहीं, ये वो इधर तो बहुत ठंडा है। अभी 0.3 डिग्री है ना, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से अपने को नहीं लगता है। हाँ। ये सब यूरोप के लिए जाने के लिए तैयार है, अच्छा, यूरोप के लिए रेडी है ये? रेडी है। कंटेनर आएगा, लोड होके जाएगा। ये लेफ्ट साइड का है, वो लोकल मार्केट के लिए। अच्छा, ये सब अलग अलग रखा है सॉर्ट करके? हाँ, ये स्टिकर वाला जो है, हाँ ये स्टिकर लगा हुआ, हाँ हाँ। ये यूरोप का है। ओ, वो छोटा स्टिकर लगाया हुआ है, हाँ, वो लोकल मार्केट का है। ये लोकल मार्केट का है। आइए लोकल मतलब लोकल मीन्स दुबई। दुबई, दुबई। हाँ। मतलब वो भी बाहर ही जा रहा है। लोकल मुझे लगा इंडिया में। इंडिया में तो नहीं बिकता है, सब बाहर ही जाता है, अच्छा, क्योंकि बाहर ही खर्चा चलते हैं। करोड़ेगा नहीं ना। हाँ, मुझे ये बताइए। ओ भाई, बहुत ठंडा था यहाँ पे तो। हाँ, अभी तो देखिए अभी 0 डिग्री में आ गया। ये क्रिम्सन इंडिया में क्यों नहीं बिकता? अगर इंडिया बिकता है वाले ना, इंडिया में भी अच्छा बिकता है अभी। अभी 4 पनेट का बॉक्स हमारा 500 रुपये में बिकता है इधर। 4 पनेट का 500 रुपए, 2 किलो का 500 रुपये। बड़े 250 रुपए किलो बिक रहा है लोग। 250 में समझो पैकिंग कॉस्ट है, वो गई तो भी 200 रुपये के ऊपर का कॉस्ट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा क्वालिटी है, तो इधर भी अभी लोग पैसा दे रहे, लेकिन वो आस्ते आस्ते बिल्टअप हो रहा है। हाँ, बिल्डअप होगा वो। हाँ। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर मैं हूँ 1 एकड़ क्रिम्सन लगाता हूँ, तो मुझे कैसे, किस वे से जाना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए? नहीं, अभी तो आज के दिन में क्रिम्सन वैरायटी की इतनी डिमांड है हाँ, कि आप, अगर मैं जब शुरू में नया क्रिम्सन का ऊपर चालू किया, बाहर चलते तो थोड़ा हमारे बाहर। पास जितने फार्मर आते हैं, हाँ, तो उनको हम बताते थे आप अगर चांद पे लगाओगे तो वहाँ भी आ जाएगा बाहर, क्योंकि इतना डिमांड है उसको। मतलब चांद पे लगाएंगे तो भी क्रिम्सन खरीदने के लिए लोग हैं। हाँ, ये अभी लेबर का आने जाने का व्यवस्था है, चेंजिंग रूम है लेडीज और जेंट्स के लिए। बढ़िया बढ़िया, मतलब सारी व्यवस्था है यहाँ पे। ये तो नॉर्म्स में फॉलो करना पड़ता है हाथ धोने के लिए आने के बाद। मतलब अगर मैं क्रिम्सन लगाता हूँ, थॉमसन लगाता हूँ, तो 1-2 एकड़ में लगाता हूँ, तो मुझे ये बड़ा सिस्टम तो मैं नहीं कर सकता। राइट, तो मुझे उस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए? आज के दिन में तो फार्मर एक्सपोर्टर तो कोई खास बचे नहीं है, क्योंकि उसको एरिया बड़ा चाहिए। बराबर। अगर छोटा फार्मर है तो उसने तो एक्सपोर्टर को सेल कर सकता है, लेकिन सब नॉर्म्स फॉलो करके उसने उस टाइप का मटेरियल बनाया तो उसको पैसा मिलेगा। बराबर। और उस टाइप का मटेरियल बनाना खाली अपने को सोच बदलना है, उसमें कोई काम बदलना ऐसा नहीं है। बराबर। हमारी थिंकिंग बदलना है कि हमको ये करना है, तो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब सिंपल। मेरे पास अगर 10 टन है तो उसके लिए एक्सपोर्टर है क्या? आज क्रिम्सन के लिए मैं, जब हमने क्रिम्सन के ऊपर काम किया और उसकी डिमांड देखी, तो शुरू में तो फार्मर को बोलता था अगर चांद के ऊपर आप लगाओगे तो भी बाहर उधर आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं क्योंकि है। अभी आज के दिन में तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिसके पास क्रिम्सन है वो ऑटोमेटिकली कहाँ भी है तो सेल हो जा रही है। और इसके प्रैक्टिसेस थोड़ा ज्यादा और- हेवी है कि नॉर्मल है? और इसमें आगे जाके अभी लोकल मार्केट भी अच्छा डेवलप हो रहा है। हम लोग का सोच क्या है कि अच्छा माल यूरोप में एक्सपोर्ट होगा, खराब माल इंडिया में बिकेगा, ऐसा नहीं है। अगर हमने अच्छा माल इंडिया में बेचा तो मेरा भी आज के दिन में 4 पनेट का 2 किलो का बॉक्स 500 रुपए में बिकता है।
और बराबर। 500 रुपए में अपन 100 रुपए खर्चा माइनस कर दिया तो भी 400 रुपए वाले तो 200 रुपए किलो हो गया। बराबर एक्सपोर्टर लेके जाता है तो आज के दिन में 170 रुपए किलो लेगा, बराबर उसमें 7% वजन काटेगा। बराबर। अगर हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स अगर क्रिम्सन का लगाते हैं तो मुझे बताइए 1 एकड़ में पीक पे कितना क्रिम्सन निकलता है? अगर उसका जमीन अच्छा है, उसका पानी अच्छा है और उसका कामकाज अच्छा है तो अच्छे फार्मर 8 से 10 टन आराम से ले रहे हैं। कोई जिसका सुपीरियर काम है वो 12 टन तक जा रहा है। मैं 10 टन पकड़ लेता हूँ, मान लीजिए 10,000 किलो इनटू एवरेज रेट 10 साल का, आप मुझे बताइए क्या रहता है अभी 125 130 के नीचे तो हमको कभी रेट ही नहीं देखा इसका, आपका? जब से हमने शुरू किया तब 30 से। सालों में? नहीं, क्रिम्सन की बात कर रहा क्रिम्सन हूँ। की बात कर रहे हैं आप? उसके पहले तो 60-70 रुपए रेट था। अगर क्रिम्सन में 120 रुपए पकड़ लूँ तो यहाँ पे 12 लाख रुपए प्रति एकड़ हो जाएंगे। हाँ। तो उसमें मुझे बताइए साल भर का कितना परसेंटेज कॉस्टिंग आता है? 30, 40, 50, 60? नहीं, आज अगर समझो हमारा जो काम है वो मैनेजमेंट बेस है, मतलब आदमी लोग काम करते हैं और आज के दिन में खेती में काम का आउटपुट जो है वो 30% से ज़्यादा नहीं है। अगर आदमी 8 घंटे का काम करता है तो रियल काम उसका 3 घंटे का ही होता है। वो एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि खेती में आदमी टिकता नहीं है, नहीं तो। हाँ, ये बात तो है। तो इसका कॉस्ट अगर अपन वर्कआउट करें तो आज के दिन में 1 एकड़ का 1 साल का कितना भी खर्चा किया तो 5 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब प्रति एकड़ अगर नॉर्मल महाराष्ट्र का फार्मर अगर क्रिम्सन की खेती करता है तो 7 लाख रुपए बचा सकता है। हाँ, आज के दिन में इतना रेट है तो बच रहा है। अगर कल 100 रुपए भी बिकेगा तो भी 5 लाख बचेगा। हाँ, मतलब प्रति एकड़ और 5 आज लाख के दिन रुपए। में आज का तो और अलग है। आज 170 रुपीज जगह पे भाव है पर आज केजी कितना चल रहा 170 है? रुपया। 170 रुपए से आपने दिया है? क्रिम्सन इधर से लेके जा रहे लोग 170 रुपए में। बाप रे बाप, 170 रुपए आपका जा रहा है? अगर 170 रुपए रेट मिलता है तो एक्सपोर्ट करने के बदले इधर ही बेचना चाहिए। लेकिन अपना अभी कमिटमेंट होता है, तो हमको ऑर्डर लेना पड़ता है। आपकी जमीन के अनुसार आपका कितना निकलता है? लगभग 8,000 किलो निकलता है? नहीं, मेरे पास तो क्रिम्सन का एवरेज 6-7 टन का एवरेज आता है। हाँ, मतलब 7,000 किलो अगर पकड़ लूँ तो इस बार का मतलब काफी आपको अच्छा रेट मिला। हाँ, आज का रेट तो एकदम मतलब ये 170 शुरू में 141 रुपए दिया था, आज के दिन में 170 रुपए। बाप रे, 150 रुपए से भी पकड़ ले तो 10-11 लाख रुपए प्रति एकड़ का हो रहा है। मतलब फायदे वाली खेती है ये। ऑफ कोर्स, लेकिन इसको अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर अंगूर करना है हाँ। तो छोटा बच्चा संभालने जैसा है। एक लेडी को नए बच्चे को बर्थ दे के उसको 1 साल का करने को जो मेहनत पड़ती है उतनी 100% मेहनत अंगूर के लिए पड़ती है। लेकिन उसका जो आनंद है काम करने का, हाँ। आपके सामने वो अभी मदर को कभी लगता है मैंने बच्चा पैदा किया या उसको बड़ा किया? नहीं। वो तो कॉमन लगता है, उसको कुछ नहीं लगता है। क्यों? कि उसकी अटैचमेंट इतनी है उसको। आनंद होता है बाद में वो कितना भी परेशान किया हो एक झटके में भूल जाता है। हाँ। वो मैंने तो एक्सपीरियंस सेम किया है, है। अंगूर का भी वैसा ही है। अंगूर की खेती एकदम मतलब आदमी को एकदम अलर्ट रखेगी। हाँ। उसका जैसा काम ही नहीं है, कोई भी खेती में दूसरा काम नहीं है तो अंगूर अभी जैसा। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में अंगूर की खेती कैसी रहेगी? आदमी वर्ल्ड में कम होने का कोई चांस नहीं है। खाने वाले की कमी नहीं है। नया जमाना जो है खर्चा करने वाला जमाना आ गया। तो पैसा दे रहे हैं तो अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा माल बनाएंगे तो पैसा मिलेगा। कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, लेकिन मिलेगा। तो भविष्य में आपकी बाफना फार्म की क्या प्लानिंग है? मतलब बढ़ाएंगे कि कम करेंगे या कैसे रहेंगे? बाफना फार्म में काम करने के लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट जनरेशन के जो है उनको बाकी कामों में इतना बिल्कुल फुर्सत नहीं है। हाँ। हमारा एक सामने आप देख रहे हैं नोटबुक का यूनिट है। हम अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं साल का 400 कंटेनर। और वो लड़का और बहू एक का उस काम में बिजी है। बड़ा लड़का है, उसका नोटबुक का फैक्ट्री है, वो लोकल कैटर करता है, उसको भी फुल टाइम काम में फुर्सत नहीं है। तो नेक्स्ट जनरेशन खेती के लिए आज तो तैयार नहीं हुई, तो इसलिए आप थोड़ा सा होल्ड चल रहे। हाँ, अभी नया अगर अंगूर के लिए तो काम है, अपने को 12 महीना अलर्ट रहना पड़ेगा। तो आगे जाके हमारा अनार में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन वापस हो रहा है, क्योंकि अनार भी एक ऐसी चीज है जिसमें 90% लोगों को इशू था विद द बैक्टीरियल ब्लाइट एंड डाइवैक। बहुत सारे। लेकिन हमारा बायोलॉजिकल का जो हमारा रिसर्च का काम है उसकी वजह से 2013 से लेके आज दिन तक एक भी फल बैक्टीरियल ब्लाइट का नहीं देखा। और बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए जो रिकमेंडेड दवाई है वो भी नहीं यूज करते, इट इज एंटीबायोटिक। बढ़िया, मतलब इतना बढ़िया तरीके से दोस्तों यहाँ पे खेती हो रही है। 30 एकड़ यहाँ पे हैंडल करना, और 30 एकड़ का टोटल अपना 100 एकड़ 100 एकड़ है वो, लेकिन 30 एकड़ अंगूर टोटल अभी 40 एकड़ है।
और अनार कितना है? अनार अभी 25 एकड़ हो गया। अनार 25 एकड़ है, 40 एकड़ अंगूर है। आपको कभी देखना हो तो यहाँ बाफना फार्म पे आके देखिएगा, काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे फार्मिंग हो रही है। आपका तो टर्नओवर अच्छा खासा होगा अंगूर का। नहीं, अच्छा है, अच्छा है। भगवान की दया से उसमें कोई कमी नहीं। बहुत बढ़िया। कोई आप फार्मर को एक टिप देना चाहेंगे अंगूर की खेती के बारे में फाइनली एक आध? अभी अंगूर या कोई भी किसान खेती करना चाहता है किसी भी प्रकार की, तो उसमें थोड़ा सा उस क्रॉप का या उस जमीन का या ये डेप्थ में जाके सब स्टडी पहले करना बहुत जरूरी है कि मेरी खेती उसमें लायक है क्या, मेरे पास लेबर उतने अवेलेबल होंगे क्या, वो क्वालिटी के लेबर मिलेंगे क्या। ये सब नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमारे पास भी कुछ नहीं, आजू बाजू में एक भी अंगूर का गार्डन नहीं है, लेकिन हमारा सेट हो गया इतने साल में। अभी बिहार से लोग आते हैं, कोई नासिक से आते हैं, कोई राजस्थान से आते हैं, कोई कर्नाटक से आते हैं, हर जगह का लेबर काम करता है इधर। बहुत बढ़िया। मतलब और अभी तक तो मेरे को कोई परेशानी नहीं है कि लेबर ने इसके लिए काम बंद हो गया। दोस्तों इवन इन लॉकडाउन ऑल्सो इट वाज वर्किंग, काम चालू था। हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन में तो एग्रीकल्चर अच्छा ही चल रहा था। एग्रीकल्चर भी चलता था, हमारा नोटबुक का यूनिट भी एक्सपोर्ट का है तो वो भी चालू था, हमारा कोई भी काम बंद नहीं था। मैनेजमेंट अच्छा है आपका ओवरऑल। मैंने देखा पूरा ये पैक हाउस देखा, वहाँ पे हार्वेस्टिंग देखा, और पूरा यहाँ पे 30 एकड़ का क्रिम्सन है वो भी काफी अच्छा है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि अभी मार्केट में बहुत सारी नई नई वैरायटी आई है, कम से कम 100 से ज्यादा वैरायटीज आई है, तो क्या फार्मर को उस तरफ जाना चाहिए या जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है उसकी तरफ रहना चाहिए? अगर पुराना फार्मर है तो उसने जरूर ट्राई करना चाहिए, लेकिन नया फार्मर ने थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि ये नई वैरायटी वो वहाँ उस एरिया में सक्सेसफुल है। हमारे पास हमारे वातावरण में कितनी एक्सेप्टेबिलिटी आती है, कितना इजी होता है, क्योंकि उसमें नई वैरायटी जो आई है ऑलमोस्ट ऑल आर पेटेंटेड, और पेटेंट के नॉर्म्स और वो फॉलो करके उसके रॉयल्टी दे के वो खर्चा बात करके कितना पैसा मिलेगा क्या होगा, ये अगर रिस्क फैक्टर है इसमें तो वो रिस्क फैक्टर कवर करने के लिए नए किसान ने अभी इमीडिएट नहीं जाना चाहिए, लेकिन पुराने किसान ने 100% जाना चाहिए। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमें बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दी और हमें बहुत कुछ आपका ये फार्मिंग देखने को मिला, और मेरा भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। आज की वीडियो में दोस्तों हमने देखा कि बाफना फार्म की एक इकोसिस्टम अंगूर लगाने से लेके हार्वेस्टिंग और वो एक्सपोर्ट होने तक, यानी कि देश के बाहर जाने तक इनकी खुद की पूरी इकोसिस्टम है। लेकिन ये हर फार्मर नहीं कर सकता दोस्तों। फार्मर को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार सोचना चाहिए, अपने खेत के अनुसार, अपने क्लाइमेट के अनुसार और डिमांड के अनुसार सोच के प्लांटेशन करके वैसे एक्सपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्टर को ढूंढना चाहिए और उसके पास अंगूर को बेचना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में हमने एक स्टोरी देखी जो बाफना फार्म की, किस तरीके से उनकी इकोसिस्टम देखी और किस तरीके से उन्होंने ये किया, ये सब कुछ हमने समझने की कोशिश की। हम डीप में नहीं गए कि कौन सा पेस्टिसाइड स्प्रे करना चाहिए या क्या करना चाहिए, हमें बस समझना था कि एक सिस्टम कैसी होती है, उन्होंने कैसे किया, जबकि वो फार्मिंग में नहीं थे, उनका फार्मिंग बैकग्राउंड भी नहीं था, फिर भी वो फार्मिंग में आए, उन्होंने सीखा, उन्होंने खुद को ग्रो किया, मार्केट की डिमांड समझी और उस हिसाब से उन्होंने किया। तो हर फार्मर को ये लागू होता है दोस्तों, इसीलिए हमने ये सक्सेस स्टोरी कवर करने की कोशिश की और आपके सामने रखने की कोशिश की। आपको ये कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से हमने 1 घंटे का आसपास ये शूट किया है और ये वीडियो आपके सामने हमने लाने की कोशिश की और बाफना फार्म को आपके सामने लाने की कोशिश की अच्छे तरीके से। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक जरूरी बात इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिली, अगर आपने अच्छे से सीखा तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं।